नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 11th क्लास का मोल कंसेप्ट। और ये बैच जो है हम जिसके लिए अब तैयारी कर रहे हैं वो है 2023-2024 के लिए। तो चलिए मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं, क्योंकि आपको मालूम है मोल कंसेप्ट अगर हमारा होगा तभी हम 12th का जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसे पढ़ पाएंगे। तो बिना देरी करिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए मोल कंसेप्ट, आपको मालूम है कि इसमें पहला ही वर्ड आ रहा है मोल। तो मोल आखिर होता क्या है? मोल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए तो मोल इट इज जस्ट अ नंबर, यह सिर्फ एक नंबर है। कैसा नंबर है सर? जैसे हम जानते हैं कि 1 डजन कोई हमसे कहता है तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है 12 पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, बनाना हो सकता है, ऑरेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हम उसके आगे लगा देते हैं। लेकिन अभी मैंने क्यों ऑरेंज क्यों नहीं लिखा, बनाना क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया नहीं, 1 डजन बनाना होगा तो 12 बनानास हो जाएंगे, 1 डजन ऑरेंजेस होंगे तो 12 ऑरेंजेस हो जाएंगे। तो पार्टिकल का नाम अभी शो नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ पार्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिस तरह से आपको मालूम है कि 1 डजन, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1 डजन मेरे पास साइकिल है तो आप तुरंत मुझे कह देंगे सर, आप बिल्कुल अंदाजा लगा लेंगे कि 12 साइकिल्स होंगी आपके पास, ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे कह दूं कि भाई मेरे पास 1 डजन बुक्स है ना, बुक्स है, तो आप तुरंत कह देंगे सर आपके पास 12 बुक्स हैं। क्या आप हलवा मचा रहे हो इस बात का, है ना, कि 12 ही तो बुक्स हैं आपके पास। बस जिस तरह से आपको 1 डजन याद है कि जिसमें 12 मन नंबर होते हैं, 1 डजन का मतलब 12 होता है, बस ऐसे ही आपको याद रखना होता है कि एक मोल का मतलब भी कुछ नंबर ही होता है। अब वो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। इसको मैं अगले पेज में बताऊंगा आपको और अच्छे से। चलिए वहां चलते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि एक मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23, और यहाँ पर लिख दिया मैंने दोस्तों पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखिए कभी कभी हम इसे 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं, और कभी कभी न्यूमेरिकल की सहूलियत के लिए सिर्फ 6 लिखेंगे, 0.2 का भी लेना देना नहीं होगा, इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स कहेंगे, ठीक है। अब क्योंकि इस पार्टिकल को, इस नंबर को ढूंढने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एवोगैड्रोज। इस नंबर को कहा जाता है एवोगैड्रोस, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने ढूंढा था इस नंबर को, उसका नाम एवोगैड्रो है, तो उनके नाम पर इसे जाना जाता है एवोगैड्रोस नंबर। इसी एवोगैड्रो नंबर को शॉर्ट में लिखा था, यहाँ पे एन ले लिया इसका और एवोगैड्रो का ले लिया ए, तो इसे कह दिया एन ए। यानी कि आसान भाषा में अब आप समझ चुके हैं कि 1 मोल का मतलब होता है एन ए, 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिस तरह से मैंने आपसे 1 डजन साइकिल पूछी थी तो आपने मुझे बताया था 12 साइकिल, उस तरह से आप मुझे बता सकते हैं कि मैं जब भी आपसे 1 मोल साइकिल बोलूंगा तो आप मुझे बता देंगे कि ये होगा सर आपका 1 Na साइकिल्स, ठीक है। जहां 1 Na को आप तोड़ सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 साइकिल्स। इतने सारे नंबर्स, इतने सारी साइकिल्स हैं मेरे पास, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है पर ठीक है। 1 मोल मैं बुक्स कह दूं आपको कि मेरे पास 1 मोल बुक्स है, तो आप कहेंगे आपके पास सर 1 Na बुक्स हैं, और इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहें तो नंबर की वैल्यू लिख देंगे, तो 6.023 इंटू 10⁻23 आपके पास बुक्स की संख्या है। क्या आप 1 मोल का मतलब समझ गए? अब देखिए हमें क्या करना है, हमें 1 मोल को, है ना, हमें 1 मोल को हर जगह तोड़ तोड़ के लिखना है। मतलब हम प्रैक्टिस क्या करने वाले हैं कि जहां पर भी आपको दिखे 1 मोल, उसको रिप्लेस कर दीजिए Na से। किससे रिप्लेस कर दीजिए उसे? Na से। जैसे कि मैंने आपसे कहा, है ना, लेट्स से कि 1 मोल आपके पास एटम्स हैं, तो आप मुझे बताइए जरा, क्या मोल को किससे रिप्लेस कर देना है? Na से। तो मेरे पास 1 Na एटम्स होंगे। मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 2 मोल मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप मुझे कहेंगे सर आप ये मोल को रिप्लेस कर देना है Na से, तो आप बोलेंगे मेरे पास 2 Na मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर हो रही बात? ऐसे ही, है ना, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में अगर आपसे कह दूं कि मेरे पास 3.45 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको मैंने बताया है कि आपको मोल को किससे रिप्लेस कर देना है? Na से। तो ये बन जाएगा 3.5 Na इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात समझ में आती है दोस्तों? शाबाश। अब आपने सर थोड़ी देर पहले हमको बताया है कि कहां चला गया, ये यहां पर है। देखिए आपने सर थोड़ी देर पहले बताया कि 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। सर लेकिन इसमें ये पार्टिकल्स क्या होते हैं हमें ये आपने नहीं बताया। तो चलो बच्चों इसमें मैं पार्टिकल्स पढ़ा देता हूं, तो देखिए जरा ध्यान से इस बार फिर से। 1 मोल इज इक्वल्स टू Na पार्टिकल्स, या फिर हमने पढ़ा 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स
मैं बहुत बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सर इसमें हमें जानना था कि ये पार्टिकल का लेना देना आखिर किससे है, तो बहुत ध्यान सुनिए बेटा। ये जो पार्टिकल्स है ये आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपके एटम्स भी हो सकते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी जगह पर वो मॉलिक्यूल्स भी दे सकते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं आपके इनकी जगह इलेक्ट्रॉन्स भी दिए जा सकते हैं, है ना। ये जो पार्टिकल है इनकी जगह पर आपको कह देंगे कि प्रोटॉन दिया गया है, समझ गए। तो याद रखिएगा इन पार्टिकल्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। बस मुझे बता दीजिए क्या ये हमारे कैमरामैन कि क्या ये पेन दिख रहा है इस कैमरा में? चलिए बहुत बढ़िया है ना, हमारे कैमरामैन ने हमें रिप्लाई दे दिया है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको 1 मोल क्लियर हो गया है। इसको क्या कहना है क्या नहीं है। अब बात ये कि सर जब पार्टिकल की बात उठती है तो दिमाग में एक चीज़ आती है बच्चों, वो क्या चीज़ है? तो ध्यान सुनिए, दिमाग में चीज़ आती है फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन सी आती है? फंडामेंटल्स पार्टिकल। जरा देख लो, मैं ये भी दिख जाएगा आपको ना, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। सर फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? तो चलिए हम एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पर हम लिख देते हैं पार्टिकल्स जिनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक। और यहाँ पर एक बड़ी सी टेबल बना रहे हैं अपन, और उसके लिए ये बना दिया बेटा, ठीक है। आपको करना क्या है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसके मास, और यहाँ पर बेटा लिखूंगा मैं उसके चार्ज, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है कि सर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए उनका नाम लिख लेते हैं। पहला बेटे आपका इलेक्ट्रॉन, फिर आता है बेटा प्रोटॉन, और एक है आपका न्यूट्रॉन। यही है 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे। अगर आपसे कोई इलेक्ट्रॉन का मास पूछे तो आपको मालूम है 9.1 × 10⁻³ kg, लेकिन आपको इसे ग्राम में भी याद रखना चाहिए। तो 9.1 × 10⁻, बस इससे माइनस है ना 3, और मतलब 3 की पावर जोड़ दीजिए और कुछ नहीं करना है। ग्राम में जोड़ेंगे तो कम हो जाएगा ना, माइनस है वो प्लस में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा -28 ग्राम। आपको दोनों में याद रखना है, न्यूमेरिकल में किसी से भी दे दिया जाए। सर यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं इसकी प्रोटॉन की। तो बेटा ध्यान देना आप जरा, 1.672 × 10⁻⁻27 ये किलोग्राम में है। और अगर आप इसे ही लिख देंगे 1.672 × 10⁻⁴, ये फिर से 3 की पावर, अगर आप क्योंकि ग्राम में लिख रहे हैं तो 3 की पावर कम हो जाएगी, तो मतलब इसमें तो बढ़ जाएगी, कहेंगे उसे -24 ग्राम। क्लियर हुई बात? अब ध्यान सुनिए सर, ऐसे ही न्यूट्रॉन में बहुत ध्यान देखना। न्यूट्रॉन के मामले में आपको थोड़ा समझा दूं, ये देखिएगा न्यूट्रॉन के लिए 1.674, ये देखिए जहां पर 1.67 तो सेम है यहाँ पे, बस यहाँ पर 2 आता है और यहाँ पर क्या जाता है दोस्तों 4, इतना सा फर्क होता है। इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और अगर कोई उसे वैसा लिखना चाहे तो 1.674 इंटू ग्राम में अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे आ जाएगा -24 ग्राम। क्या बात आपको समझ में आई? चलिए ठीक है, अभी हम इस पर बात करेंगे। अभी चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और वहीं प्रोटॉन में होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं पर अगर न्यूट्रॉन का चार्ज पूछा जाए तो वो कितना होता है? 0। तो ये टेबल मेरे ख्याल से आपको याद रहेगी। अब सुनिए, इस टेबल से हमें क्या जानकारी मिलती है, आपको दिख रहा होगा। आप कोई भी है ना, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के मास को कंपेयर करने वाले हैं। ये जानने वाले हैं कि किसका मास ज्यादा है, किसका मास कम है, ठीक है। इसी बेसिस पर आप देखना, अगली चीज आपको समझ में आएगी तभी। चलिए मान लीजिए हम ग्राम को ही कंपेयर करेंगे, है ना, या तो ग्राम कंपेयर करिए या तो किलोग्राम सबके कंपेयर करिए। तो हम चुनते हैं किसको? किलोग्राम को, या ग्राम को चुन लेते। चलिए परेशान मत होइए, ग्राम को चुन लेते, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, ये -28 है भाई। हम पावर देख लेते हैं ना यहाँ सीधे, वो तो उससे मालूम चल रहा है। यहाँ देखो जरा, यहाँ कितना -24, यहाँ कितना बेटा -24। अब मेरी बात बताना, जो जितना निगेटिव नंबर होगा क्या वो उतनी छोटी वैल्यू होती है? जो जितनी बड़ी निगेटिव वैल्यू होगी उतनी छोटी वैल्यू होती है। फिर से, जितनी निगेटिव होगी उतनी ही छोटी होगी, मतलब ये सबसे छोटी है। क्यों? क्योंकि देखो इसकी निगेटिव वैल्यू बहुत बड़ी है इसकी, और इनकी, इसकी तुलना में दोनों की। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? ये सबसे छोटा हो गया। अब तो हमें ये क्लियर हो गया है कि अगर हमें कोई रिलेशन पूछे तो हमें मालूम है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा है। अब हमें देखना है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन कहाँ आते हैं। तो हमें दिख रहा है प्रोटॉन के मास में, देखिए अगर ग्राम को कंपेयर कर रहे हैं तो सर इसमें भी 10⁻⁻24 है, इसमें भी 10⁻⁻24 है। तो हमने वैल्यू देखना शुरू किया तो देखा 1.67, लेकिन एक वैल्यू ने फर्क कर दिया। यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 4 था। बस इसी से समझ में आता है कि 4 थोड़ा सा ज्यादा भारी है, यानी न्यूट्रॉन ज्यादा भारी है प्रोटॉन की तुलना में, यानी प्रोटॉन हल्का है, ठीक है। तो प्रोटॉन अगर हल्का है तो इसको यहां लिखेंगे, और न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है तो मास ऑफ न्यूट्रॉन आगे लिख दिया। सॉरी, क्या आप ये समझ पाए जो मैंने आपको बताया? बहुत बढ़िया। चार्ज के बारे में बात करें दोस्तों, देखो ये जो निगेटिव है, ये जो पॉजिटिव है, ये तो हम लिखते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है।
लेकिन आपसे कोई पूछे कि दोनों के जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज हैं जो प्रोटॉन के चार्ज है इनके में क्या रिलेशन है, तो आपको याद रखना है दोनों बराबर है। या देखिए मैग्नीट्यूड पर ध्यान दिया जाता है, प्लस माइनस तो वो उनकी नेचर की वजह से होता है कि इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव इसलिए लगा दिया, प्रोटॉन का नेचर नेगेटिव पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव लगा दिया, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इसलिए क्या रिलेशन लिखेंगे कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन। क्लियर है? ठीक है, ये दो रिलेशन आपके समझ में आ गए होंगे। क्लियर है ये बात? चलिए बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझा रहा था इतनी देर से। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए मास, वजन कितने, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का। अब आपने मुझसे सीखा हुआ है कि आपने क्या सीखा है मुझसे भाई कि सर सॉल्यूशन हम इसका ऐसे करते हैं कि आपने बताया था हमें 1 मोल को हम लिख लेते हैं अलग से, तो कोई बात नहीं, हम उसको धीरे धीरे करेंगे। बहुत ध्यान सुनिए बेटा, मास ऑफ 1 मोल है ना, आप 1 मोल को बाद में पहले हटा दो जरा साथ में। पहले तो आप लिखो, मुझे बताओ मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बेटा एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो सर अभी अभी आपने बताया था एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है किलोग्राम में और इतना होता है ग्राम में, बस -31 और ये -28। अगर मैं यहां पर आने की कोशिश करूं तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन मुझे मिलता है 9.1 × 10⁻−31, ये केजी में हो गया नहीं हुआ बेटा? लेकिन सर हमसे पूछा गया है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, हमसे पूछा गया है मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब सर आपने हमें सिखाया था कि 1 मोल जैसे आपने इंक्लूड कर दिया तो मतलब ये 1 मोल बेटा Na आ गया। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर इतना ही, तो बिल्कुल वही वाली कहानी हो गई जब हम 7वीं क्लास में और 8वीं क्लास में रीजनिंग के क्वेश्चन किया करते थे कि अगर एक की वैल्यू इतनी है तो बताइए 10 की वैल्यू कितनी होगी। अगर एक चॉकलेट 10 रुपए की है तो बताइए 10 चॉकलेट कितने रुपए की होंगी टोटल, 100 रुपए, 10 × 10 ऐसे ही होता है। तो बस भैया अगर एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा भैया? 1 मोल मतलब सर 1 Na इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब सर अगर आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी हटा सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप 1 मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, बस सॉल्व करना होगा। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप अप्रॉक्स लेकर के भी सॉल्व करते सकते हैं और इसको तो आप सॉल्व कर ही लोगे। समझ गया दोस्तों मैं जो समझाना चाहता था आपको? चलिए बहुत बढ़िया, अब देखते हैं आगे, है ना। अब चलिए कुछ बातें आपको मुझे सिखानी थी, और वो क्या थी, देखिए ध्यान सुनिए बेटा। क्या होता है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से बहुत छोटा है, इसीलिए इसे नेग्लेक्ट कर दिया जाता है जब भी एटम का मास कैलकुलेट किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा समझाने जा रहा हूं, जरा उसको सुनिएगा ध्यान से जो मैं बताऊंगा आपको। देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास। ठीक है ना, अभी आप धीरे धीरे पहुंच जाएंगे वहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 एटम, है ना भाई। इस लाइन का, इस वर्ड का मतलब यही होता है मास ऑफ एक एटम मुझे जाना है, उसी एक एटम का मास निकाल रहे हैं, तभी तो उसे एटॉमिक मास कह रहे हैं। तो मैंने इसी वर्ड को थोड़ा सा अच्छे से एब्रीवेट कर दिया। अब सर बात ये कि एक एटम की बात है, तो हमने सुना है कि एक एटम के पास अंदर जब न्यूक्लियस होता है, तो अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस बात को ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। सर आपने बोला न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगा फिजिक्स में, है ना, एटम्स और न्यूक्लियाई, तब ये सब बहुत काम आने वाला है। वहाँ पर न्यूक्लियॉन ही कहते हैं वो उसे, तो याद रखिएगा न्यूक्लियॉन्स जो कि पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो अभी तक आपने ये वही है जो आप सुनते थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही कंबाइंडली बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है दोनों। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर न्यूट्रॉन भी होते हैं और यहाँ पर प्रोटॉन भी होते हैं, और बाहर जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या इतना क्लियर है आपको? चलिए बहुत बढ़िया। अब आपसे कहा गया कि भैया इसको मैंने तराजू में रख दिया है बेटे, है ना, इसको मैंने तराजू में रख दिया है, यहाँ पर रीडिंग चल रही है। तो हमसे पूछा गया है जो मास है उसमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट होगी। हमने देखा कि जब हम एक एटम को उसमें रखते हैं तो मालूम चला कि भैया जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो तो बहुत छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से और मास ऑफ न्यूट्रॉन से, इसीलिए उसे काउंट किया नहीं जाता है। यानी सारा मास सिर्फ किसकी वजह से होता है? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब आपने देखा है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग सेम है, बस फर्क है 1.672 का और 1.674 का। तो इतनी चीज़ों को मार्जिन नहीं ले जाता, वो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, इसलिए यहाँ पे लिखा रहा हूँ। लेकिन लगभग तो दोनों सेम ही है, 10⁻24 10⁻24, तो ये दोनों लगभग सेम है। तो आप समझ गए होंगे कि सर अगर एक एटम का वजन निकालना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का वजन तो काउंट नहीं कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का वजन काउंट ही नहीं कर रहे हैं तो एक एटम के अंदर तो 3 चीज़ें ही आती हैं, एक न्यूट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक
प्रोटॉन होता है। अब उसमें इलेक्ट्रॉन अगर हट गया तो मास सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास पे निर्भर कर रहा है। अरे बात समझ में आई मेरी, मैंने क्या बोला आपको, इसीलिए कहते हैं बेटा देखो जरा, मतलब अब इलेक्ट्रॉन है नहीं तो सराउंडिंग के कोई मास का मतलब नहीं है, सारा मास के न्यूक्लियस पे केंद्रित हो गया, इसीलिए कहते हैं एटम का सारा वजन उसके सेंटर पर केंद्रित है ना, उस पर ही निर्भर है। यानी अब जितने मास, जितने न्यूट्रॉन होंगे उनका मास, जितने प्रोटॉन होंगे उतना मास, बस वही पूरे एटम का मास हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर होती है? चलिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। यानी कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मुझसे कहा गया कैलकुलेट मास ऑफ मैं आपको सिखा देता हूँ इस बात को, कैलकुलेट मास ऑफ वन, क्या ले लें अपन, ऑक्सीजन एटम ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, एक ऑक्सीजन एटम मैंने लिया हुआ है। अब आपको मालूम है कि ऑक्सीजन का ये एटॉमिक नंबर को Z से दिखाया जाता है, वो कितना होता है बेटे, 8 होता है। ठीक है, कितना होता है, 8 होता है। ठीक, अगर 8 है तो आपको मालूम हो चुका है कि सर अगर आप ये बनाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 है। ठीक, और इसके न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन है उसकी संख्या भी 8 होगी, और जो प्रोटॉन है उसकी संख्या भी 8 होगी। क्लियर हो गई बात इतनी? अब हमें मालूम है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन का मास तो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, मास सिर्फ होगा न्यूट्रॉन का जो कि 8 है, और मास सिर्फ होगा प्रोटॉन का जो कि अगेन 8 है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, और साथ में लिखना था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो काउंट नहीं होता तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ध्यान सुनना बच्चों, क्या हमारे पास एक ही कितनी संख्या, वो तो लिखा ही नहीं मैंने, तो 8 मास ऑफ प्रोटॉन और 8 मास ऑफ, भाई एक हमारे पास प्रोटॉन टोटल कितने, 8, न्यूट्रॉन टोटल कितने, 8, तो हमने वो दोनों लिख दिए। अब देयरफॉर ध्यान सुनना बेटा, अब क्या मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, इसीलिए आप एक की वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो देखना जरा ध्यान से बेटा, मैं क्या करूंगा, अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख सकता हूं तो एक काम करता हूं, मास ऑफ न्यूट्रॉन की जगह MP पुट कर देता हूं। देखना ध्यान से बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकता हूं मैं ऐसा, बहुत बढ़िया बेटा। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो मुझे मिलता है 16 मास ऑफ प्रोटॉन। अब आपको मालूम है 16 मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होती है। क्या ये बात क्लियर है आपको? अब मेरी बात पर ध्यान सुनना बेटा, ये जो मास ऑफ, और इसी वैल्यू को कहा जाता है AMU। याद रखना बेटा, इसी वैल्यू को कहा जाता है AMU। तो देखो जरा ध्यान से, क्या ऑक्सीजन का एक एटम का मास इतना आता है? क्या ऑक्सीजन का एक एटम का मास इतना आता है? सर ये हो गया एक एटम का मास। हमें चाहिए, मान लो आपने हमें बता दिया कि मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम जो निकल के आया 16 AMU। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान सुनो बेटा, लेकिन मैं नहीं जानना चाहता एक एटम का, मुझे जानना है 1 मोल ऑक्सीजन एटम। क्या बेटा ये बात क्लियर होती है? 1 मोल ऑक्सीजन एटम। तो मैं क्या करूंगा बेटे, मालूम है, देखो अब एक ऑक्सीजन एटम का आपको मालूम है 16 AMU होता है, तो उसको लिख दो जरा कि एक ऑक्सीजन एटम का मालूम है हमें। लेकिन आपको एक का नहीं जानना है, आपको तो जानना है 1 मोल का। 1 मोल का मतलब कितना होता है बेटा? बहुत सारे नंबर होते हैं। कितने होते हैं वो नंबर? 6.02 इंटू 10⁻23। इतने सारे आपको ऑक्सीजन एटम का वजन जानना है। तो भैया अगर उतने, तो एक मोल को मैं रिप्लेस कर दूंगा कितना बेटा, 1Na से। ये इंटू करना पड़ेगा इसमें। एक काम करते हैं, 16 को आगे कर देते हैं और Na को पीछे कर देते हैं, और यहाँ ये पर AMU भी रह जाएगा। अब आपको मालूम है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, 16, ठीक, यहाँ देखना बेटा ध्यान से जरा, Na की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 और इंटू ये बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻24, और ये हो जाएगा ग्राम में। क्लियर है बेटा? यही कहा जाता है कि जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इनकी वैल्यू लगभग 1 हो जाएगी। और क्योंकि आपको दिख रहा है ग्राम आ गया यहाँ पर, तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो इनकी वैल्यू तो 1 हो गई, बची यूनिट ग्राम। तो देखना जरा ध्यान से, क्या 16 ग्राम आ गई? 16 ग्राम आ गई। सही बात है सर, क्योंकि आपने एक एटम मांगा था तो उसकी यूनिट बहुत छोटी थी, इसलिए 16 AMU बोला। लेकिन अब आपने बहुत सारे ऑक्सीजन एटम बोल दिए, वो लगभग कितने थे बेटा? वो थे 1 मोल। 1 मोल का मतलब 1 Na होता है, Na का मतलब 6.023 10⁻23 होता है। जब मैंने इसको AMU से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों हो गए 1 यूनिट बस बचेगी ग्राम, तो ये आ गया ग्राम। आपको दिख रहा है? तो आप देख रहे हैं बेटा कितना फर्क है। एक ऑक्सीजन एटम का बोलूंगा तो आप AMU लगा देंगे, वहीं एक मोल ऑक्सीजन एटम का बोल दूंगा तो आप उसमें ग्राम लगा देंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। जब मैं एक ऑक्सीजन एटम का बोलूंगा तो आप उसमें AMU लगा देंगे, और जब मैं आपसे एक मोल ऑक्सीजन एटम का बोलूंगा तो आप उसमें ग्राम लगा देंगे। बस इतनी सी ही फर्क होती है। चलिए कोई बात नहीं, एक और देखते हैं। जिससे मुझसे किसी ने कहा मास ऑफ 1 कार्बन एटम मुझे बताइए। तो मैंने कहा कि भैया कार्बन का यहाँ पे लिख देते बेटा, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। 6 होता है।
तो मैंने कहा ये 6 मास ऑफ प्रोटॉन और 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। 6 इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें काउंट नहीं की जाएगी, ये आपको पता है। अब ध्यान सुनना बेटा, क्योंकि हमें पता है कि सर लगभग मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है, इसीलिए हम एक की वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा बेटा 6 मास ऑफ प्रोटॉन, 6 मास ऑफ प्रोटॉन, मैंने दोनों को प्रोटॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दिया है बेटा। इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 12 मास ऑफ प्रोटॉन। अब हमें मालूम है सर इस 12 मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू जो होती है वो हमें मालूम है 1.67 × 10⁻24 ग्राम होती है। और सर इसको भी हटाया जा सकता है और लिखा जा सकता है AMU। क्या आपको दिख रहा है बच्चों? क्या आपको दिखा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही मास ऑफ 1 कार्बन एटम निकाल लिया है? मास ऑफ 1 कार्बन एटम निकाल लिया है। कितना क्लियर हुआ? कितना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? अब ध्यान सुनना, अगर अब देखो क्योंकि इन्होंने कार्बन को ही चुना है, मान लो बेटा ये देखो अगर ये 12 AMU आता है, क्या मैं यहाँ से एक AMU की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ सर निकाल सकते हो। ये 12 को आपको इसके नीचे भेजना पड़ेगा। देखना बेटा ध्यान से जरा, है ना, मैं थोड़ा सा इसमें से ये हटा दूँ, ये रहा, ठीक है बेटे, बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको सिखाऊंगा कुछ बातें, देखना। क्या मैं इस 12 को इसके नीचे भेज दूँ? तो देखना बेटा ध्यान से, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, क्या मैंने 12 को नीचे भेज दिया? तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 AMU। देखो जरा ध्यान से, क्या मैंने NCERT की वो लाइन प्रूफ कर ली जो मैं आपको बता रहा था कि आपने 1 AMU पढ़ा हुआ है? हाँ सर 1 AMU हमने देखा है NCERT में, ये होता है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। बस यहाँ पर बेटा जो कार्बन लिया जाता है वो C12 एटम होता है, C12 एटम होता है ना, तो क्योंकि वो C12 ही होता है, ठीक है, C12 एटम का ही लिया जाता है। देख रहे हो आप 1 AMU की वैल्यू इतनी आ गई है। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने जो आपको बताया, क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? 1 AMU बराबर इतना होता है। क्लियर हुआ बच्चों? है ना, बहुत ध्यान से देखना और अच्छे समझना इस बात को जो मैंने आपको समझाया है ना, कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं। देखो यहाँ तक आप कोई दिक्कत में नहीं थे। अब ध्यान सुना बेटा, कार्बन को इसलिए चुना क्योंकि कार्बन जो है बहुत जगह काम आता है, इसके बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए उन्होंने कार्बन को चुना था, ठीक है ना, कि 1 AMU में हम सिर्फ, ऐसा नहीं कि आप ऑक्सीजन में निकाल दो आप 1 AMU वहाँ पे, नहीं, ये सिर्फ आपको किसके लिए निकालना है बेटा? ये कार्बन के लिए ना, कार्बन में ही, कार्बन का ही डेफिनेशन में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम भी सिर्फ कार्बन का ही इस्तेमाल करेंगे। क्या बच्चों बात क्लियर हुई? अरे हाँ है ना, ठीक है। तो सर हमें 100 बात की एक बात समझ में आ गई है, वो क्या है बच्चों? बहुत ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान भटकाना नहीं अपना। क्या सीखा हमने कि सर अगर हमसे कोई पूछे कि एक AMU क्या होता है, तो हम उसे क्या बताएंगे कि भैया एक एटम है जिसका नाम कार्बन 12 एटम है, ठीक है ना, कार्बन 12 एटम है। कार्बन 12 इसलिए है बेटा क्योंकि उसके 12 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं उसके? 12 हिस्से हैं, तो इसको क्या काउंट कर लो, है ना, 12 हो जाने चाहिए, ठीक है, जो भी हो। पिज्जा के तरह से 12 टुकड़े हैं बेटा। तो कोई पूछे 1 AMU कितना होता, तो आपको ये बताना है जो कार्बन 12 एटम है उसके एक हिस्से के मास के बराबर, उसके एक हिस्से के मास के बराबर। क्लियर है ये बात? अब बेटा इस एक हिस्से को लिखोगे कैसे? इस एक हिस्से को ऐसे लिखोगे ना आप, 1/12 मास ऑफ C12 एटम, यही होता है 1 AMU का वजन। बात समझ में आ रही है बच्चे? है ना, जो मैंने आपको पीछे बता दिया उसको मैं आपको एक और बार बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरह से काम करता है। लेकिन अभी और सुनो, इसमें बहुत सारे रिलेशंस बनते हैं, आपको मैं अंत में अभी सारा कुछ एकदम कंपोजिट कर दूंगा। बहुत ध्यान सुनना बेटा। अगर ऐसा सपोज करो मैं आपसे पूछ लूँ बेटा, मुझे बस 1 मोल कार्बन 12 एटम का, है ना, मुझे आप मास बता दो, मास ऑफ 1 मोल कार्बन 12 एटम। देखो क्या आपको मास ऑफ 1 कार्बन एटम मालूम है कितना था? 12 AMU। अब मैंने जैसे ही मोल लगा दिया बेटा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 12 ग्राम लिखोगे, नहीं लिखोगे? ये सीखा था अभी अपन ने, सबको मालूम है कि जैसे 1 मोल लगा दोगे सर तो ग्राम। अब बेटा यहाँ ध्यान सुनना, क्या इस मोल को मैं लिख सकता हूँ Na? हाँ सर आप इसे Na लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा? NaC12 एटम इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है हमें। बेटा इस Na को अगर मैं इधर भेज दूं तो देखो जरा क्या होने वाला है ना, ये इसको यहाँ पे मुझे क्या एक कार्बन 12 एटम का वजन मिल जाएगा, देखते जरा। तो 1 कार्बन 12 एटम इज इक्वल्स टू 12 अपॉन में Na ग्राम। क्या इतना दिख रहा है बेटा? क्या इतना दिख रहा है बेटे? अरे दिख रहा नहीं दिख रहा बच्चे? अब ध्यान सुनना बेटा, ये जो मैंने वैल्यू निकाली है, ये जो मैंने वैल्यू निकाली है ना, ये जो मैंने वैल्यू निकाली है, इसको उठा करके मैं इस कार्बन 12 एटम की जगह रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कार्बन 12 एटम की तो निकाल ली वैल्यू, कितनी आई है? 12 अपॉन में Na ग्राम। इसको मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर रखूंगा तो मेरे बच्चे ध्यान से देखना है ना, यहाँ पर रख रहा है बेटा, ये वाली वैल्यू 12 अपॉन Na इसकी जगह रख रहा हूँ मैं। तो बेटा देखना जरा, 1/12 है ना, यहाँ पर क्या रखना था बेटा? देखो जरा फिर से, ये सर C12 एटम की जगह रखना है आपको 12/Na, है ना, तो सर यहाँ पर आ जाएगा 12/Na। और क्या था बेटा? यूनिट क्या थी? यूनिट भी लेकर के चलो, ग्राम है ना, ग्राम में ही लेके चलो। और सर ये था 1 AMU। कैसे था बेटा? 12 से 12 कैंसिल हो गए।
आपको दिखा एक और चीज़ कि सर यहाँ पे बचा 1/NA ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU। बच्चों बात सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है? मेरी बात और ध्यान सुनना बेटा। और अगर आपने इस 1/NA को बेटा 1/NA, NA का मतलब क्या होता है? NA का मतलब यहाँ पे जैसे उसकी वैल्यू रखोगे 6.023 10 to the power 23 और डिवाइड कर दोगे इसको, आपको मालूम मुझे वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1.67 इंटू 10 to the power -24। अगर आपने इसको सही सॉल्व कर दिया तो ये ग्राम और ये आ गया बेटा 1 AMU। और आप चौंक जाओगे कि सर ये मास तो हमने पढ़ा हुआ है कि ये तो लगभग हमें मालूम है मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, जो कि लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। क्या बच्चों बात समझ में आई? क्या बच्चों बात समझ में आई? मुझे बताइए। आपको देख रहे हो सर, इसका मतलब 100 बात की एक बात, हमें जरा पूरा कंपोजिट बता दो कि क्या 1 AMU किस किस के बराबर है। तो बेटे 1 AMU मैंने क्या बताया आपको? ये बराबर होता है 1.67 इंटू 10 to the power -24 के, है ना, जो कि बेटा बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, जो भी बराबर है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। बेटा इसको AMU को लिखा जा सकता है 1/NA ग्राम। बेटा इसी को लिखा जा सकता है 1/12 मास ऑफ C12 एटम। बच्चों मुझे नहीं लगता कि अगर आपने मुझे सुना है तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि मैंने पूरी बातें जितना 1 AMU की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं मैंने सारी आपके सामने अभी एक लाइन में लिख दी है। बहुत ध्यान से देख लो बच्चों, है ना, बहुत ध्यान से देखो, कहीं पर भी अटक जाओ लेक्चर को दोबारा सुनने के लिए जरूर चले जाना, बिल्कुल अटकना नहीं, क्योंकि मैंने 1 AMU को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है बेटा, चलिए शाबाश। अब आते हैं बच्चों, इसके थोड़े से क्वेश्चन कर लिए जाए, है ना, सुनना है आपको ध्यान से। जैसे मान लो बेटा एक और क्वेश्चन ले लिया मैंने, कैलकुलेट, है ना, क्वेश्चन आप लिख लेना अपने हिसाब से, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ सर ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं बेटा? बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि सर आपने हमें सिखाया हुआ है कि इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बेटा सीखा है तो जरा करके दिखाओ मुझे, है ना, सीखा है तो करके दिखाओ बेटे। देखो कैसे करेंगे बेटा, मालूम है ना क्या बेटा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ये हमसे चार्ज पूछ रहा है। देखो बच्चे, या तो वो मास पूछेगा या तो वो चार्ज पूछेगा। तो आपको मालूम है अगर मास हो तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन का मास लिख दो, फिर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का लिख दो। अगर चार्ज पूछा है तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दो, फिर उसमें 1 मोल चार्ज इंटू कर लो। सर यहाँ पर चार्ज पूछा है तो हम एक काम करेंगे, और इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो हम पहले लिख देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। बेटा 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। सर वो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो मैग्नीट्यूड है, उसको छोड़ दो अभी। तो बेटा ये क्या 1 इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन सर हमसे 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, हमसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा गया है। तो क्या करना है बेटा? 1 मोल मतलब Na, 1 मोल बेटा मतलब Na, तो 1 Na इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम हो गया। अरे हुआ नहीं हुआ बेटा, है ना, ध्यान सुनना बेटे। इनटू, अब ध्यान से देखना बेटा, Na की वैल्यू अगर मैं ओपन कर दूं तो कितनी? 6.023 इंटू 10 to the power 23 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। कहता ही है बेटा जैसे ही आप इन दोनों वैल्यू को एंटर करोगे, है ना, इन दोनों वैल्यू को एंटर करोगे, बेटा अपन किसको एंटर कर रहे हैं ध्यान से देखना जरा। मैं फिर से बता देता हूं, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, बहुत ध्यान से देखो, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। फिर बेटा मैंने आपसे पूछ लिया कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो आप मुझे क्या बताओगे बेटा? सर मोल को अपन लिख देते हैं क्या? Na। तो बेटा ये Na हो गया, और क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर E लगा दिया। अब आपको अरे इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज ही लिखना है, यही वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो अपन देखो जरा ध्यान से, Na और E, ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो बेटा 1 और ये इंटू Na की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो 6.023 इंटू 10 to the power 23, और बेटा इलेक्ट्रॉन की अगर वैल्यू पुट कर दूँ तो 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। बेटा जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आएगा 1 इंटू 96500 कूलम। और आप यकीन मानिए मेरे बच्चों, ये जो नंबर है इसी नंबर को हम कहते हैं फेराडे। इसी नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा? फेराडे। फेराडे को हम लिखते हैं बेटा F, और क्योंकि इनके सामने 1 लगा हुआ है तो यहाँ पर आ गया बेटा 1F। ये है फेराडे, याद रखना बेटा। तो कभी आ जाए कि डिफाइन, कभी आपको आ जाए ये करने के लिए कि डिफाइन क्या 1 फेराडे, डिफाइन 1 फेराडे, तो कैसे लिखोगे बेटा इसका आंसर होगा बेटा चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों की नहीं आई? आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, है ना, बिल्कुल वो मत करना। देखो बेटा जो चार्ज की बात आप सर बार बार कर रहे हो, तो बेटा मैं चार्ज की एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स में, अपन इसके बारे में बहुत पढ़ेंगे वेक्टर के बाद। अब अपना अभी वेक्टर का एक लेक्चर हुआ है, ठीक है, वो मैं इस लिंक में जोड़ दूंगा तो आप उसको देख लेना, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, तो इसलिए आराम से पढ़िए, परेशान मत होइए। बेटा चार्ज की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, है ना, बहुत ध्यान सुनना बेटा, चार्ज की बात कर रहा हूँ। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है बेटा, इट इज क्वांटाइज्ड।
कैसा होता है बेटा ये? क्वांटाइज्ड है ना, यहाँ पे जेड भी होता है, एस भी होता है, क्वांटाइज्ड। स्पेलिंग को माइंड मत करना, थोड़ा सा वो उटपटांग हो गया है। क्वांटाइज्ड, मेरे बच्चों बहुत ध्यान सुनना। सर क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? बेटा क्वांटाइज का मतलब होता है कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा, जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा? इंटीग्रल मल्टीपल। सर इंटीग्रल मल्टीपल मतलब सर आप क्योंकि बेटा मैथ्स पढ़ते हो तो आप जानते हो कि इंटीग्रल मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब ये होता है जो डेसिमल में ना हो, ठीक है ना। इंटीजर मतलब ऐसी सारी वैल्यू जो फ्रैक्शन में ना हो, डेसिमल में ना हो, उन्हें हम इंटीजर कहते हैं, ठीक है। माइनस होगा चल जाएगा, तो बेटा ये याद रखना है ना। सर तो लिखते कैसे हैं क्वांटाइज को? तो बेटा बहुत ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो चार्ज को डिनोट किया जाता है दो चीज़ों से, या मैं अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे, या तो कभी कभी स्मॉल क्यू का इस्तेमाल करते हैं बेटा, या तो कभी कभी कैपिटल क्यू का इस्तेमाल करते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है बेटा। इसकी एसआई यूनिट आपने देखी ली है, क्या होती है बेटे? कूलम होती है ना। और कूलम को हम शॉर्ट में सी लिखते हैं। कोई दिक्कत मेरे बच्चों? बहुत बढ़िया बेटे। तो मैंने कहा आपसे कि मैं इसे क्यू भी लिख सकता हूँ चार्ज को, और क्योंकि ये क्वांटाइज है, क्वांटाइज का मतलब ये होता है कि एन ई, और ये प्लस माइनस यहाँ पे आप लगा सकते हो, ये होता है बेटा क्वांटाइज। वेयर, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना, वेयर एन, एन जो है बेटा यही होना चाहिए। एन जो है ये एक इंटीजर है। एन क्या बेटा? एक इंटीजर, क्योंकि हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब जो चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जो चार्ज, ये चार्ज है ना बेटा, चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में पॉसिबल नहीं है, तो उसकी वैल्यू 1 2 3 4 अब तो कहीं पर भी चली जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन n की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू कभी भी बेटा 1.2 है ना, या बेटा 2.3 या बेटा 4/5, ऐसी कोई भी वैल्यू इसकी पॉसिबल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे बच्चों? ठीक है। अब सर ये E क्या है? E बेटा कुछ और नहीं है, इट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कि आप जानते हैं बेटा दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्लियर है मेरे बच्चों? बात समझ में आ रही है? अभी देखो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको कैसे निकालते हैं किस चीज़ का चार्ज, कहाँ जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, क्योंकि हम तो क्या पढ़ रहे हैं बेटा? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चलिए आगे सुनते हैं। चलो मेरे बच्चों, जैसे मान लो हमें चार्ज निकालने के लिए कहा गया, किसका कहा जाएगा सर? मान लेते बेटा Na+ का कहा गया, ठीक है। हमसे कहा गया बेटा Mg+2 का, हमसे कहा गया बेटा Al+3 का। बेटा ऐसे चले आओ यहाँ पर जरा Cl नेगेटिव का भी पूछ सकते हैं हमसे, बेटा O2 नेगेटिव का पूछ सकते हैं हमसे, बेटा N-3 का हमसे पूछ सकते हैं। तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बेटा, इन सब के केस में हमको निकालना है Q। क्या निकालना है बेटे? हमको Q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये बना लो जरा, स्टेप वाला बना लो इसमें, है ना, क्योंकि इक्वल टू नहीं, हम तो Q की वैल्यू निकाल रहे हैं। मेरे बच्चे बहुत ध्यान सुनना, मुझे जानना है सर Na पर चार्ज कितना है, मुझे जानना है Mg+2 पर चार्ज कितना है, मुझे जानना है Al+3 पर चार्ज कितना है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें यही आएंगे। तो कुछ भी नहीं करना है बेटा, कुछ भी नहीं करना है, नहीं कुछ तो करना है, ऐसा नहीं करना है कि कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर बेटा प्लस लिखा है, आप भी यहाँ पर लिख देंगे, देखो जरा प्लस लिखा, प्लस का प्लस। बेटा यहाँ पर जो दिख रहा है ना वही n की वैल्यू है, वही n की वैल्यू कितनी है अभी? 1, और e का मल्टीप्लाई कर दिया, यही है ना बेटा Ne, याद करो, प्लस माइनस Ne, तो n की वैल्यू कितनी है? 1, और e आपने वैसे का वैसा रख दिया। कोई दिक्कत? शाबाश शाबाश, यहाँ सुनना बेटा, यहाँ सुनना बेटा। तो फिर इसका कितना हो जाएगा? अब देखो बार बार आपको प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है बेटे, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो मैग्नीट्यूड के लिए है कि भैया ये प्लस है वो जो है, आप सीधे लिखो बेटा 2 है यहाँ पर, तो कितना आंसर आ जाएगा? 2e। बेटा यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या जाएगा? 3e। देखो अपन चार्ज निकाल रहे हैं, अपन के पास एलिमेंट लिखा हो, अगर एटम लिखा हो अपने पास, तो अपन उसको चार्ज निकाल सकते हैं, बस अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर? Q इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1e। बेटा यहाँ पर आ जाओ जरा, Q इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2e। बेटा यहाँ पर आ जाओ, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3e। माइनस है तो माइनस, नहीं है तो नहीं है। हालांकि ये सब माइनस प्लस आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं आपको चार्ज निकालना सिखा रहा था। क्या आपने चार्ज निकालना सीख लिया बेटा? चलो शाबाश। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बेटा, मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, कैलकुलेट द चार्ज, मास नहीं निकलवा रहा हूँ मैं आपसे, चार्ज ही निकलवाता हूँ, चार्ज ऑन 2.5 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखो और आप इसका आंसर कर पाओगे, मुझे पूरा यकीन है, आपके ऊपर पूरा भरोसा है ना, माता रानी कृपा करेगी आपके ऊपर। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बेटा, है ना, बहुत ध्यान सुनना बेटा। ये देखो जरा, कैमरा मैन जरा बता दीजिए लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है इसमें, मतलब ये पेन दिख रहा है हमारा? दिख रहा है, ठीक है। कैमरा मैन हमारे बहुत अच्छे हैं, काफ़ी थक गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही, कोई और नहीं कैमरा मैन है ना, मैथ्स के टीचर है मैथ्स के टीचर है। बहुत ध्यान सुनना बेटा, कैलकुलेट द चार्ज ऑन 2.5 मोल इलेक्ट्रॉन। तो बेटा क्या करते हैं, क्या बताया था मैंने बेटा? सर 2.5 मोल को थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं, पहले चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो बेटा हमें मालूम है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन विल बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है सर, बिल्कुल सही है। लेकिन सर आपने हमसे ये पूछा नहीं था, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन आपने पूछा है क्या सर हमसे? बहुत बड़े सर, इस मोल को तो हम लिख लेंगे, लेकिन बहुत ध्यान देखना बेटा, बहुत ध्यान से देखना बेटा। 1 मोल है तो 1 मोल के लिए क्या लिखोगे बेटा? 1 Na। और सर इसको भी बार बार वैल्यू पुट नहीं करते अपन, अभी ई लिख के रखते हैं, बाद में अपन पुट कर लेंगे, ऐसे ही है सर। लेकिन 1 मोल नहीं पूछा, पूछा कितना बेटा? 2.5 मोल। तो सर 1 मोल का इतना, तो बेटे चार्ज
ऑन 2.5 मोल इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे बेटा, यहां पर 2.5 इंटू 1 Na इंटू ई। क्या इतना समझ में आ रहा है? अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बच्चे, क्या NaE तुम जानते हो? क्या NaE तुम जानते हो? माता रानी की कसम है तुमको झूठ नहीं बोलना। 2.5 इंटू बेटा Na की वैल्यू हमें मालूम है 6.02 इंटू 10⁻23 होता है सर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है सर। जैसे ही इनको इंटू करते तो हमें मालूम है हमें क्या करना होता है, 2.5 सर ये इंटू में आ जाता है 96500 कूलम। और सर आपने इसको बताया था इसको फेरेडे लिखते हैं, फेरेडे को F लिखते हैं, तो बेटा आंसर आ गया 2.5 F। बोल सही है कि नहीं है? अरे बोल बेटा सही है कि नहीं है ना? तो देख रहे हो 2.5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2.5 फेराडे। आया नहीं आया बच्चे? आया कि नहीं आया? ठीक, मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, है ना। अब आगे चलते हैं सर, थोड़े से क्वेश्चन का लेवल उठाते हैं। आपने जो चार्ज सिखाए थे सर वो तो हमको बताया नहीं आपने। चलो बेटा शुरू करते हैं। कैलकुलेट, एक और क्वेश्चन ले लो बेटा। कैलकुलेट द चार्ज ऑन 1 मोल Mg + 2 आयन। हाँ सर, अब कुछ रकम का क्वेश्चन आया है, अब कुछ रकम का क्वेश्चन आया है। कुछ ऐसा लग रहा है कि आपने देखा है। अब सर इसको करें तो करें कैसे, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। पेन तो आप थोड़ा सा अच्छे से ले लो सर पहले। तो बेटे अपन क्या करें कि वाइट ले लेते हैं, बहुत देर से मैंने वाइट लिखा नहीं है। हाँ अभी अच्छा लगेगा बच्चों, है ना। बहुत ध्यान सुनना बेटे। क्या बेटे चार्ज ऑन, तो सबसे पहले तो सर मुझे इस पर 1 मोल तो मैं निकाल लूंगा सर, चार्ज भी मैं निकाल लूँ, लेकिन पहले तो मुझे चार्ज इसका निकालना पड़ेगा। तो बेटा अपन क्या करते हैं, चार्ज ऑन 1 Mg + 2 आयन। बेटे कैसे निकालते हैं? क्या आपने बेटा ये सीखा हुआ है सर? इसका चार्ज निकालने का मतलब ये होता है कि Q की वैल्यू निकालना है। तो बेटा इसकी Q की वैल्यू कितनी है? 2 दिख रहा है बेटा यहाँ पे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2E। अच्छा सर ये रहा चार्ज, ये रहा बेटा चार्ज, है ना। यानी कि इसको सही से अगर मैं लिख दूं तो चार्ज ऑन 1 Mg + 2 आयन इज इक्वल टू 2E। क्या बेटा ये 1 Mg आयन पे 2E का चार्ज है बेटा। लेकिन हमें निकालना एक चार्ज एक Mg + 2 का आयन का नहीं है, एक का नहीं, हमें 1 मोल का चाहिए। तो बेटा अपन लिख देंगे चार्ज ऑन 1 मोल Mg + 2 आयन सर, जो कि लिखा जाएगा, बहुत ध्यान से देखना बेटा, 2E तो पहले से ही था, है ना। 2E पहले से था, बस इंटू क्या होगा, 1 मोल इंटू हो जाएगा सर। यहाँ पर आ जाएगा Na, और हमें मालूम है सर Na और E जब भी मिलते हैं तो ये बनते हैं फेराडे। यानी आप सर सीधे लिख दीजिए 2F, क्योंकि ये इंटू होंगे बेटा तो बनेंगे 96500, है ना, कूलम, और फिर आखिरी में बन जाएगा 2F। क्या बेटा क्लियर थी ये बात? चलो शाबाश बेटा। एक और क्वेश्चन करेंगे एक और क्वेश्चन करेंगे बेटे। थकना नहीं है बेटा, थकना नहीं है, थकना नहीं है। बोर्ड है, बोर्ड, है ना बेटे, यही तो ताकत दिखानी होती। कैलकुलेट, ध्यान सुनना बेटा। कैलकुलेट द चार्ज ऑन, चार्ज ऑफ 1 मोल मत लो बेटा, ले लेते हैं, कितना ले लें, 2.5 ले लें, 3.5 ले लें, 2.5 ले लेते, 3.5 ले लेते, चलो 3.5 मोल, है ना। 3.5 मत लो यार, चलो जान दो, छोड़ो। 3.5 मोल ऑफ नहीं यार, क्वेश्चन अच्छा बनाना चाहता हूँ आपके लिए, तो एक काम करो बेटा, इसको 10 कर लो, 10 मोल ऑफ Al+3 आयन। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सोच करके आपके लिए एक सवाल लिखा है। चलिए बेटा, इसको सॉल्व करने की बारी आ गई है हमारे पास, है ना। मेरी राइटिंग के लिए मुझे माफ़ी करना बेटा, माफ़ करना मेरी राइटिंग के लिए मेरे को, है ना। सुबह से पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी सी राइटिंग घिसा माटी हो रही है, पर कोई बात नहीं, आपके समझ में आ रहा होगा बेटा, मैं जानता हूँ ये। चलो मेरे बच्चों ध्यान सुनना, है ना। 10 मोल, लेकिन सर सबसे पहले तो हमें चार्ज निकालना पड़ेगा बेटा। 10 मोल को गायब करो, पहले तो बात देखो कि चार्ज पूछा गया है और किसका पूछा गया है सर। इसका चार्ज निकालना आपने अभी थोड़ी देर पहले हमको सिखाया सर, कि चार्ज ऑन 1 Al+3 आयन, जो कि निकाला जाता है Q से। सर इसका ये पावर दिख रहा है, हम तुरंत बता सकते हैं 3E हो गया। यानी सर हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन 1 Al+3 आयन इज इक्वल टू 3E। कोई दिक्कत है बेटे? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान सुनना बेटा, लेकिन सर हमें चाहिए 1 मोल का, तो लेकिन ध्यान सुनना बेटा, चार्ज ऑन 1 मोल Al+3 आयन, तो सर ये हो जाएगा 3 को मैंने बाहर रख लिया, और 1 मोल का निकालना तो Na हो गया, E का E हो गया सर। लेकिन हमें निकालना 1 मोल का नहीं है, हमें निकालना है 10 मोल का। तो सर फिर से लिखेंगे चार्ज ऑन 10, देखो लिखा ना 10 मोल, 10 मोल ऑफ Al+3 आयन। तो सर कुछ नहीं करना है, 10 का इंटू कर देना है इसी पूरे घिसे पिटे चीज में, 3Na। अब आपको मालूम है मेरे बच्चे कि ये हो गया 30, और सर ये मिलकर के हो गया फेराडे, तो 30 फेराडे इसका आंसर हो गया। बोलो आया नहीं आया? बोल बेटा आया नहीं आया? आ गया।
कैसे बोलोगे, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है मेरे बच्चों, है ना। अब देखो इसके बाद एक और हिस्सा है इसका, लेकिन क्या है कि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं पर रुक जाऊँ, है ना। और उसके लिए मैं आपके लिए सेकंड पार्ट बना दूंगा। है कुछ नहीं उसमें, पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स निकालने में 3 तरीके से निकलेंगे। आपने पहले भी सुना होगा, कोई बात नहीं, हम जीरो से हीरो के सफ़र में हैं, तो उसमें मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जब पार्टिकल्स गिवन हो तब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, वॉल्यूम गिवन हो तब कैसे निकलते हैं, वॉल्यूम एट एसटीपी पे निकालेंगे हम उसे, है ना। वॉल्यूम एट एसटीपी पे ही होता है, एनटीपी भी होता है, तो कितना फर्क होता है हम सब देखेंगे वहाँ पर जाकर के, है ना। वेपर डेंसिटी बची है अभी, तो बहुत सारी बातें इसमें करनी है बच्चों मुझे आपसे, ठीक है ना। चाहूँ तो इसी में कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं चाहता नहीं कि मैं जिस पर मेहनत कर रहा हूँ उसे आप पूरा देखें नहीं, तो बस ये आप ही के लिए दोस्तों, ठीक है। तो बस इसी आशा के साथ निकलता हूँ यहाँ से। डिस्ट्रक्शन कम से कम रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, शुरू से पढ़ाई करिए, क्योंकि 12th में आपको हाई नंबर लाने, ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद, जय भारत।